नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए आश्चर्य घटना का 11वां अध्याय। 2 घड़ी दिन चढ़ाया, कमला की नींद टूटी। झटपट उठ मुंह हाथ धोकर घर के काम में लग गई, पर आज उसका मन बहुत उदास था। उमेश जब कमला के काम में सहायता देने आया तब कमला ने टूटे हुए स्वर में कहा, जाओ उमेश, आज तो मुझे रंज मत दो। उमेश चुप रहने वालों में से तो था नहीं। उसने कहा, माँ मैं रंज क्यों दूंगा, मसाला पीसने आया हूँ। सवेरे रमेश ने कमला के मुख नेत्र का भाव देखकर पूछा, कमला तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? कमला इस प्रश्न का उत्तर केवल सिर हिलाकर दे रसोई घर में चली गई। रमेश ने देखा बात दिन पर दिन भारी होती जाती है, अब शीघ्र ही कुछ मीमांसा तो करनी ही चाहिए। नलिनी के साथ एक बार खुलासा बातचीत हो जाने पर सहज ही कर्तव्य की मीमांसा हो जाएगी। रमेश बड़ी देर तक सोच विचार करने के बाद नलिनी को चिट्ठी लिखने बैठा। एक बार लिखकर फिर उसे काटता। इसी समय किसी ने पीछे से आकर पूछा, महाशय आपका नाम? सुनकर रमेश चौंक कर सिर उठाया। देखा एक अधेड़ उम्र का भद्र मनुष्य सामने खड़ा है। रमेश का ध्यान जो चिट्ठी लिखने का और एकांत भाव से लगा था, कुछ देर के लिए उचट गया। वह भौं सिकोड़कर उसके मुंह की ओर देखने लगा। आप ब्राह्मण हैं, आपका नाम रमेश बाबू है, यह मैं पहले से ही जान चुका हूँ। आप बुरा ना माने, हमारे देश में नाम गांव पूछने की एक परिपाटा है, यह शिष्टता है, पर कोई कोई इसे अशिष्टता समझ बुरा मानते हैं। यदि आप बुरा समझते हो तो आप भी मुझसे पूछ लें, मैं जरा भी बुरा नहीं मानूंगा। मैं अपना नाम, बाप का नाम और पितामह का नाम बताने में कुछ भी उजरे ना करूंगा। रमेश ने हंसकर कहा, नहीं मैं इन बातों का बुरा नहीं मानता, यह तो एक कायदे की बात है। बिना पूछे कोई किसी का परिचय नहीं जान सकता। आप कृपा करके अपना नाम बताएं तो मैं उसी में खुश होऊंगा। जी मेरा नाम त्रिलोकनाथ चक्रवर्ती है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में सभी लोग मुझे जानते हैं। आपने तो इतिहास पढ़ा है। भारतवर्ष में भरत चक्रवर्ती राजा होने के कारण जैसे प्रसिद्ध थे, वैसे ही मैं भी पश्चिमोत्तर देश में अपने गुण के कारण सर्वत्र प्रसिद्ध हूँ। जब आप पश्चिम जा रहे हैं तब मेरा परिचय जाने होंगे, किंतु आप जाना कहाँ चाहते हैं? रमेश, मैं भी ठीक ठाक बता नहीं सकता। त्रिलोक, आप ठीक ठीक बतावे चाहे ना, पर जहाज को अब अपने अड्डे पर पहुंचने में विलंब नहीं है। रमेश, एक दिन गोयालंद में गाड़ी से उतरकर देखा, स्टीमर बार बार चलने की सीटी दे रहा था। तब मैंने अच्छी तरह जाना मेरा मन स्थिर करने में देरी है, पर जहाज खुलने में देरी नहीं थी। तो भी जो काम जल्दी का था वह मैंने कर ही डाला। त्रिलोक, धन्य हैं आप महाशय, आप पर तो मेरी भक्ति बढ़ी ही जाती है। मुझ में और आप में बड़ा अंतर है। हम सब पहले कहीं जाने का निश्चय कर लेते हैं, तब जहाज पर पाँव रखते हैं, कारण हम सब भीरू स्वभाव के मनुष्य हैं। आपने जाने का तो निश्चय किया, पर कहाँ जाएंगे इसका कुछ निश्चय नहीं। यह क्या साधारण बात है? परिवार भी तो आपके साथ ही है। हाँ, कहकर इस प्रश्न के उत्तर देने में रमेश का मन कुछ देर के लिए संदेह में पड़ गया। उसे चुप देखकर त्रिलोकनाथ चक्रवर्ती ने कहा, आप मुझे क्षमा करें, परिवार आपके साथ में है, यह खबर मुझे पहले ही जाहिर हो चुकी है। आप वृथा मुझ पर संदेह ना करें। बहू जी इसी घर में रसोई बना रही हैं। मैं भी पेट की आग बुझाने के लिए रसोई घर की खोज करते करते वहां जा पहुंचा। मैंने बहू जी से कहा कि आप मुझे देखकर संकोच ना करें, मैं अब बराबर पश्चिम देश में रहता हूँ। पश्चिम के रहने वाले सभी भद्र मनुष्य मुझे जानते हैं, और आप तो साक्षात अन्नपूर्णा का अवतार ही जान पड़ती हैं। फिर मैंने कहा, आप जब रसोई करने बैठी हैं तब मेरी भी खबर लीजिएगा, भूलने से तो ना बनेगा। मैं निरुपाय हूँ। इस पर बहू जी हंसी। मैं समझ गया अन्नपूर्णा मुझ पर प्रसन्न हुई है, और आज मुझे किसी तरह की चिंता न रही। प्रतिदिन पंचांग देखकर शुभ मुहूर्त में ही यात्रा करता हूँ, किंतु ऐसा भाग्य क्या सब बार संगठित होता है? आप काम कर रहे हैं, आपको तकलीफ ना दूंगा। यदि आप आज्ञा दे तो मैं बहू जी के काम में कुछ सहायता करूं। जब हम सब हैं तब वे अपने हाथ से सब काम क्यों करेंगी? नहीं नहीं, आप लिखिए, मैं आपके काम में बाधा नहीं डालना चाहता। यह कहकर चक्रवर्ती उठकर रसोई घर की तरफ गए। जाकर उन्होंने कमला से कहा, रसोई आप बनाती हैं तो बनावे, इमली की चटनी तो मैं ही बनाऊंगा। आप यह सोचती होंगी इमली तो है नहीं, चटनी किस चीज़ की बनेगी, किंतु मेरे रहते आप इमली की चिंता ना करें, मैं अभी सब चीज़ें ले आता हूँ। इतना कहकर चक्रवर्ती एक झोली उठा लाए। उसमें कागज में लपटी इमली और चटनी के सब मसाले मौजूद थे।
चक्रवर्ती ने कमला से कहा। मैं चटनी बहुत उम्दा बनाना जानता हूँ। जब आप उसे जीभ पर रखेंगी तब जानेंगे। अभी मैं उसकी तारीफ क्या करूं। अच्छा, अब समय अधिक हुआ, आप स्नान करावें। रसोई में जो काम बाकी रह गया है उसे मैं पूरा किए देता हूं। आप कुछ संकोच ना करें। मैं रसोई बनाना जानता हूं। जहाँ रहता हूं अपने हाथ से ही रसोई बनाता हूं। मेरे घर के लोग बराबर बीमार रहा करते हैं। उनकी अरुचि दूर करने के लिए इमली की चटनी और मसालेदार तरकारी बनाते बनाते मैं सिद्धहस्त हो गया हूँ। आप बूढ़े की बात सुनकर हंसती होंगी, पर इसे आप हास्य ना समझें। मैंने आपसे सब बातें सच सच कही हैं। कमला मुस्कुराती हुई बोली, मैं आपसे चटनी बनाना सीखूंगी। चक्रवर्ती, पाक विद्या भी कुछ सामान्य विद्या नहीं है। आप झटपट सीख लेना चाहती हैं। यह नहीं होगा। यदि एक ही दिन में आपको सब बातें सिखाकर विद्या की मर्यादा बिगाड़ डालूं तो सरस्वती देवी अप्रसन्न हो जाएंगी। इसके लिए 2-4 दिन इस वृद्ध की खुशामद करनी होगी। मुझे क्यों कर खुश कर सकोगी, उसकी तुम्हें चिंता न करनी होगी। मैं स्वयं सब बात तुमसे विस्तार पूर्वक कह दूंगा। पहली बात तो यह कि मैं पान कुछ अधिक खाता हूँ। मुझे वश करना सहज नहीं, किंतु तुम्हारा प्रसन्न मुख देखकर मैं आप ही तुम्हारे अधीन होकर रहना चाहता हूँ। उमेश की ओर देखकर कहा, कहो जी, तुम्हारा नाम क्या है? उमेश ने कुछ उत्तर ना दिया। वह पहले ही से चिढ़ा हुआ था। वह मन ही मन सोच रहा था, कमला के स्नेह राज्य में कहाँ से एक बूढ़ा आकर शरीक होना चाहता है। कमला ने उसे मौन देखकर कहा, इसका नाम उमेश है। वृद्ध, यह लड़का बड़ा अच्छा मालूम होता है। यह बहुत गंभीर है। इसके साथ मेरी पड़ जाएगी। अब आप देर ना करें, मैं शीघ्र ही तरकारी बना लेता हूँ। कमला, जो अपने को निरवलंब समझती थी, वह इस वृद्ध को पाकर स्वावलंब हो गई। रमेश भी उस वृद्ध के आने से कुछ निश्चिंत सा हुआ। आरंभ में जब रमेश कई मास तक कमला को अपनी स्त्री करके जानता था, तब जो उसका आचरण और उसकी बेरोक निकटवर्तिता थी, उससे अब के व्यवहार में इतना अंतर पड़ गया है जो कमला किसी तरह सहन नहीं कर सकती। ऐसे समय में यदि ये चक्रवर्ती महाशय रमेश की ओर से कमला के मन को फेर सकें तो रमेश अपने हृदय के घाव पर संतोष की पट्टी बांधकर मर्म वेदना में से अपने को बचा सके। कमला पास ही अपनी कोठरी के द्वार पर खड़ी हुई। चक्रवर्ती ने कमला के पैर में जूता देखकर कहा, यह क्या, इसे तो मैं पसंद नहीं करता। इस वाक्य का अर्थ कमला की समझ में कुछ न आया। वह आश्चर्ययुक्त वृद्ध का मुंह देखने लगी। वृद्ध ने रमेश से कहा, यह जो जूता देखता हूँ रमेश बाबू, यह आप ही के करने से हुआ है। आप चाहे जो समझे, पर मेरी समझ में ही आप अधर्म कर रहे हैं। देखिएगा, देश की भूमि को इन चरणों के स्पर्श से वंचित न कीजिएगा। ऐसा ना होने से देश मिट्टी में मिल जाएगा। यदि रामचंद्र जी सीता के पैर में बूट पहनाते तो लक्ष्मण क्या उनके साथ साथ 14 वर्ष तक वन में घूमते? कभी नहीं। मेरी बात सुनकर आपको हंसी आती होगी और मेरी बात अच्छी ना लगती होगी। ना लगने की बात है। आप जहाज की सीटी सुनकर बिना सोचे समझे उस पर सवार हो जाते हैं, पर कहाँ जाएंगे इसे एक बार भी नहीं सोचते। रमेश, आप ही मेरे गम्य स्थान ठीक कर दीजिए। जहाज की सीटी की अपेक्षा आपका परामर्श पक्का रहेगा। चक्रवर्ती, देखिए, आपकी विवेचना शक्ति इतने में पड़ गई। थोड़ी ही देर के परिचय का यह फल। अच्छा, आप कहीं जाना चाहते हैं तो गाजीपुर चलिए। कमला की ओर देखकर उन्होंने फिर कहा, माँ जी, गाजीपुर चलोगी? वहाँ गुलाब की खेती होती है। इत्र से सारा देश सुगंधमय रहता है। तुम्हारा यह बूढ़ा भक्त भी वहीं रहता है। रमेश ने कमला के मुंह की ओर देखा। कमला ने सिर हिलाकर सम्मति जताई। इसके अनंतर उमेश और चक्रवर्ती दोनों कमला की कोठरी में जा बैठे। रमेश एक लंबी सांस लेकर बाहर ही रह गया। मध्याह्न का समय है। जहाज बड़ी तेजी के साथ धक धक करता हुआ चला जा रहा था। दोनों तटों का दृश्य क्रमशः अग्र पश्चात होकर एक विचित्र भाव प्रकट कर रहा था। कहीं खेतों में हरे धान, कहीं नाव लगने का घाट, कहीं बालू का टीला, कहीं बस्ती, कहीं बाजार दृष्टिगोचर हो रहे हैं। इस शरद काल के मध्याह्न की सुमधुर स्तब्धता में पास की कोठरी के भीतर से रह रहकर कमला की कौतूहल व्यंजक मीठी हंसी रमेश के कान में प्रवेश करने लगी। तब उसका हृदय आनंद से उमगने लगा। कमला के हृदय में अब भी बालपन बना है। कोई संशय, आशंका, वेदना चिरस्थायी होकर उसके हृदय में ठहर ही नहीं पाती। इधर कई दिनों से रमेश के व्यवहार संबंध में कमला को चिंता करने की फुर्सत ना मिली। धार में जहाँ रुकावट होती वहीं तरंग ज़्यादा चोट करती है। कमला के हृदय स्रोत में जो रमेश के आचरण से एक जगह अटकाव हो गया था, उसी जगह आवृत स्वरूप भांति भांति की बातें आक्रमण कर घूम रही थी। वृद्ध चक्रवर्ती को पाकर कमला के हृदय स्रोत का जो ये आवृत था, सब में मिट गया। वह उस वृद्ध की सांत्वना वाक्यों से अपना सारा दुख भूल गई।
आश्विन के सुंदर दिन जलपथ के विचित्र दृश्यों को रमणीय बनाकर बीच बीच में कमला के गृह कौशल को भी बढ़ाने लगे। कमला बड़े उत्साह से घर का काम करने लगी। उमेश अब कभी स्टीमर फेल नहीं करता, पर उसकी टोकरी साग भाजियों से भरकर आ जाती। उमेश की यह सवेरे की टोकरी भरण लीला भारी कौतूहल का विषय हो गया। टोकरी के कारण रोज सवेरे एक न एक हास्य की बात निकल पड़ती थी। जिस दिन रमेश उपस्थित रहता, उस दिन विनोद में बाधा पड़ जाती। वह उमेश पर चोरी का बिना संदेह किए नहीं रह सकता था। जब वह उमेश पर चोरी का संदेह करता, तब कमला उत्तेजित होकर बोल उठती, वाह, मैंने अपने हाथ से ही यह सब वस्तु लाने के लिए उमेश को पैसा गिन दिया था। रमेश, इससे उसकी चोरी की मात्रा और बढ़ जाएगी। साग भाजी तो चुरा कर लाता ही है, पैसा भी चुरावेगा। यह कहकर जब वह उमेश को पुकार कर हिसाब मांगता, तब उमेश कुछ न कुछ कहने लग जाता। जो हिसाब एक बार बनाता था, दूसरी बार के हिसाब से नहीं मिलता। अंत में जमा से अधिक खर्च की संख्या हो जाती थी। तो भी वह जरा नहीं शर्माता। कहता, अगर मैं हिसाब करना जानता तो मेरी यह दशा होती, तब तो मैं गुमास्ता का काम ना कर सकता। चक्रवर्ती कहते, रमेश बाबू, भोजन करने के बाद आप इसका विचार करेंगे। मैं तो अभी इस लड़के को बिना उत्साह दिए नहीं रह सकता। सुनो उमेश, संग्रह करने की विद्या साधारण नहीं है। लोग ऐसे कम मिलेंगे जो संग्रह करना जानते हैं। उद्योग सभी करते हैं, परंतु उनमें कृतकार्य कितने होते हैं। और सुनिए रमेश बाबू, मैं गुणी की कदर करना जानता हूँ। विदेश में इतने सवेरे कितने लड़के साग भाजियों का संग्रह करके ला सकते हैं। संदेह बहुत लोग कर सकते हैं, परंतु संग्रह हजारों में विरला ही कोई कर सकता है। रमेश, यह आप अच्छा नहीं करते, उत्साह देकर अन्याय करते हैं। लड़के के पास विद्या बहुत नहीं है, जो कुछ है वह उसी में उस्ताद है। इन तरकारियों को अच्छी तरह धुलाओ तो उमेश, चक्रवर्ती बाबू ने कहा। रमेश उमेश पर संदेह कर जितना ही उसे डांट डपट करता, कमला का अनुग्रह दिन दिन बढ़ता जाता। चक्रवर्ती भी उमेश के ही पक्ष में था। इससे कमला का दिल रमेश से अलग और स्वतंत्रता से हो गया। जब से चक्रवर्ती आए, तब से उनका उत्साह देख रमेश पहले से विशेष उत्सुकता के साथ कमला को देखता, तो भी उस दल में पूरे तौर से सम्मिलित नहीं होने पाता। पूर्णमासी के 2-1 दिन पूर्व सवेरे उठकर सबों ने देखा, सारा आकाश मंडल काले बादलों से घिरा है। हवा तेज चल रही थी। कभी भी कुछ पानी बरस सकता था और कभी धूप भी निकल आती। आज गंगा में अधिक नावें नहीं है। जो 2-1 है, वे बड़े वेग से किनारे की ओर जा रही हैं। पानी भरने के लिए जो स्त्रियां आज घाट पर आई हैं, वे देर तक नहीं ठहरती, पानी लेकर झट चल देती हैं। स्टीमर अपनी राह पकड़े चला जा रहा है। अनेक प्रकार की असुविधा होने पर भी कमला की रसोई का काम किसी तरह होने लगा। चक्रवर्ती ने आकाश की ओर देखकर कमला से कहा, आज जो कुछ बनाना हो सो एक ही दफे बना लो, जिसमें फिर दूसरे वक्त रसोई ना बनानी पड़े। तुम रसोई चढ़ा दो, मैं थोड़ी चपातियां बना लेता हूँ। खाते पीते आज अतिकाल हो गया। ज्यों ज्यों हवा तेज बहने लगी, त्यों त्यों नदी की तरंग ऊपर की ओर उछलने लगी। सूर्यास्त हुआ या अभी दिन है, किसी को जानना पड़ा। जहाज ने आगे जाने का इरादा छोड़ कुछ दिन रहते ही लंगर डाल दिया। सांझ हुई। दिन की अपेक्षा बादल ने और भी भयंकर रूप धारण किया। बिजली चमकने लगी, हवा खूब जोर से बहने लगी और मूसलाधार पानी बरसने लगा। कमला एक बार पानी में डूब चुकी है। झड़ी देखकर उसका हृदय कांपने लगा। रमेश ने कमला को आश्वासन देकर कहा, स्टीमर पर कोई डर नहीं, तुम निश्चिंत होकर सोई रहो, मैं पास वाली कोठरी में जाग रहा हूँ। द्वार के पास आकर चक्रवर्ती ने कहा, माँ लक्ष्मी, कुछ नहीं, झड़ी के बाप का सामर्थ्य क्या जो तुम्हें कुछ कलेश दे सके। झड़ी के बाप का सामर्थ्य कहाँ तक है, यह कहना तो कठिन है, परंतु झड़ी का कितना बड़ा सामर्थ्य है, यह कमला को भली भांति मालूम था। वह झट द्वार के नजदीक आकर बोली, चक्रवर्ती जी, तुम घर के भीतर आकर बैठो। चक्रवर्ती जी ने संकुचित होकर कहा, यह तुम्हारे सोने का समय है। अभी घर के भीतर प्रवेश करके देखा, रमेश बाबू वहाँ नहीं है। उन्होंने आश्चर्य युक्त होकर कहा, ऐसी झड़ी में बाबू कहाँ गए। कौन, चक्रवर्ती जी? मैं यहीं तो पास वाले घर में हूँ। पास वाले घर में झांक कर चक्रवर्ती जी ने देखा, रमेश बिछौने पर लेटा है, सिरहाने चिराग रखकर कोई किताब पढ़ रहा है। चक्रवर्ती ने कहा, बहू जी इस घर में अकेली डरती हैं। आपकी पुस्तक तो झड़ी से नहीं डरती, उसे अभी रख देने में क्या अन्याय होगा। इस घर में आइए। कमला ने एक दुर्निवार आवेश के वश अपने को भूल छट दौड़कर चक्रवर्ती के पास जा जोर से उनका हाथ दबाकर क्रोध स्वर में कहा, नहीं नहीं। झड़ी के सबब से यह शब्द रमेश के कान तक ना पहुंचा, किंतु चक्रवर्ती विस्मित होकर लौट आए। रमेश पुस्तक रखकर उस घर में गया और पूछा, क्या चक्रवर्ती जी, कहिए क्या मामला है, जान पड़ता है कमला आपको।
कमला रमेश के मुंह की ओर देखकर बोली, नहीं नहीं नहीं, मैंने केवल कोई कहानी कहने के लिए ही बुलाया था। किस बात के उत्तर में कमला ने नहीं नहीं कहा, यह पूछने से क्या वह कुछ उत्तर ना दे सकती थी। इस नहीं का अर्थ यही कि अगर आप यह समझते हो कि मेरा भय दूर करने की आवश्यकता है, नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। अगर यह समझते हो कि मेरे पास किसी के बैठने की आवश्यकता है, तो सो भी नहीं। कुछ ही देर बाद कमला ने चक्रवर्ती से कहा, रात बहुत बीती, अब आप सोने जाइए। एक बार उमेश की खोज कीजिएगा, शायद वह डरता होगा। दरवाजे के पास ही से आवाज आई, मैं किसी से नहीं डरता। उमेश घुटने से सिर अड़ाकर दरवाजे के पास ही बैठा था। यह देख कमला का हृदय द्रवित हो गया। वह झट बाहर आकर बोली, सुन उमेश, तू बाहर बैठकर क्यों पानी में भीग रहा है? अभागा कहीं का, जा चक्रवर्ती के साथ जाकर सो रहा है। कमला के मुंह से अपने को अभागा सुन रमेश खुशी खुशी चक्रवर्ती के साथ सोने गया। रमेश, जितनी देर तुम्हें नींद ना आए उतनी देर कहो तो मैं बैठकर कोई किस्सा सुनाऊं। कमला, नहीं, मैं बड़ी देर से ऊँघ रही हूँ, अब शीघ्र ही सो जाऊंगी। रमेश ने कमला के मन का भाव ना समझा और यही नहीं, किंतु वह उस पर फिर कुछ ना बोला। कमला के ग्लानि भरे मुंह की ओर देखकर वह धीरे धीरे अपने कमरे में चला गया। नींद से कमला बिछौने पर स्थिर होकर कैसे पड़ी रहती, ऐसी शांति उसके मन में कहाँ थी। तो भी भावना करते करते कुछ देर में वह सो गई। झड़ी के प्रबल वेग के साथ नदी की तरंग भी क्रम भी पड़ने लगी। खल्लासी सब घबरा उठे। जहाज के कर्मचारी यात्रियों को सावधान करने के लिए लंगर डालने पर भी प्रबल वायु के आघात से जहाज धीरे धीरे डोलने लगा। कमला चारपाई छोड़ कमरे के बाहर आ खड़ी हुई। कुछ देर से पानी बरसना बंद तो हो गया, परंतु हवा का वेग वैसा ही प्रबल था। बादल से ढका रहने के कारण शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी का आकाश धुंधला सा दिखाई दे रहा था और किनारा साफ साफ दिखाई नहीं देता था। इस उन्मादिनी रात और मेघाच्छन्न आकाश की ओर देखकर कमला का हृदय कांपने लगा। भय से या आनंद से, यह ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता। इस प्रलय के भीतर जो एक प्रबल शक्ति है, एक बंधनहीन स्वाधीनता है, मानो उसने कमला के हृदय में सोई हुई एक संगनी को जगा दिया। इस विश्वव्यापी विद्रोह के तीव्र वेग ने कमला के चित्त को विचलित कर दिया। कैसा विद्रोह है यह? झंझा वायु सनसनाहट में जाना जा सकता है? नहीं, यह कमला के हृदय में ही छिपा हुआ है। दूसरे दिन सवेरे झड़ी का वेग कुछ कम हुआ, पर एकदम शांत ना हुआ। लंगर उठाना चाहिए या नहीं, जहाज के कर्मचारी जब इसको ठीक नहीं कर सकते थे तो वे सब घबराहट से आकाश की ओर देख रहे थे। चक्रवर्ती सवेरे ही रमेश की खोज खबर लेने कमला के पास वाली कोठरी में गए। देखा तब भी रमेश चारपाई पर पड़े हैं। चक्रवर्ती को देखकर वे झटपट उठ बैठे। इस घर में रमेश की स्वतंत्र शैया देख चक्रवर्ती ने गत रात्रि की घटना के साथ साथ सब बातों का अनुमान मन ही मन कर लिया। कल रात में शायद इसी घर में आपका सोना हुआ था। रमेश ने इस प्रश्न का कुछ उत्तर न देकर कहा, कहिए कल का दिन कैसा खराब था? शायद ही आपको रात में नींद आई हो। चक्रवर्ती, रमेश बाबू, आप मुझे जैसा जाहिल सा देखते हैं, मेरी बातचीत भी वैसी ही होती है। तो भी इतनी बड़ी उम्र में मुझे कई बार कठिन से कठिन विपत्तियों का सामना करना पड़ा है और उनसे बचने की अनेक मीमांसाएं भी करनी पड़ी हैं। इसके सिवा कितने ही गुणाशय महानुभवों के भी दर्शन हुए, परंतु उन सबों में आपका नंबर सबसे बड़ा चढ़ा मालूम होता है। आपसे कठिन लोग मुझे बहुत कम मिले हैं। यह सुनकर रमेश का मुंह कुछ लाल हो गया, परंतु तुरंत ही उसने अपने को संभाल कर हंसकर कहा, कठिन होने ही से जो कोई सब समय में अपराधी समझा जाए, यह तो नहीं बोला जा सकता। वृद्ध ने कहा, मुझे क्षमा कीजिए, मेरे साथ जिन बातों का संपर्क नहीं, उनके जानने की चेष्टा करना मेरी धृष्टता मात्र है। परंतु संसार में बिरला ही कोई ऐसा मनुष्य मिलता है जिसके साथ भेंट होने से संबंध स्थिर हो जाता है। रमेश, मैं क्रोध नहीं करता, परंतु मैं क्रोध करूं या ना करूं, आप दुख पाएं या ना पाएं, प्रकृति का तो ऐसा ही एक कठोर नियम है, कहकर रमेश ने एक लंबी सांस ली। रमेश को अब इस बात की चिंता हुई कि गाजीपुर जाना उचित है या नहीं। पहले उसने सोचा था नई जगह में वास स्थान आदि का निश्चय करने के लिए चक्रवर्ती का परिचय कुछ काम देगा। अब वह ख्याल बदल गया। उसने सोचा यह परिचय असुविधा का भी कारण हो सकता है। आलोचना और अनुसंधान होने से कदाचित कमला के अंश में कुछ खराबी आ पड़े। गाजीपुर पहुंचने के एक दिन पूर्व रमेश ने चक्रवर्ती से कहा, गाजीपुर मेरे प्रैक्टिस के लिए ठीक जगह नहीं मालूम होती, इसलिए मैंने काशी जाने का ही विचार किया है। वृद्ध ने हंसकर कहा, बार बार विचार बदलने को विचार स्थिर करना न रहकर अस्थिर करना ही कहना चाहिए। खैर जो कुछ हो, अब काशी जाना ही आपका आखिरी विचार स्थिर हुआ? रमेश, हाँ,
वृद्ध कोई उत्तर न देकर चले गए और अपनी चीज वस्तु बांधने लगे। कमला ने आकर कहा, चक्रवर्ती जी, आज मेरे साथ झगड़ा क्यों? वृद्ध, झगड़ा तो रोज ही होता है, पर मैं एक दिन भी झगड़े में ना जीत सका। तो आज सवेरे आप भागे भागे क्यों फिर रहे हैं? चक्रवर्ती, तुम सबसे मुझसे भी बढ़कर भागने की कोशिश में हो और मुझी पर भागने का दोष लगाती हो। कमला इस बात का अर्थ ना समझ सकी, उनके मुंह की ओर देखने लगी। वृद्ध, क्या रमेश ने अब भी तुमसे कुछ नहीं कहा? उन्होंने काशी जाना ही स्थिर किया है। यह सुनकर कमला हाँ ना कुछ ना बोली। कुछ देर के बाद उसने कहा, आपसे यह काम ना हो सकेगा। दीजिए, मैं आपकी संदूकी में सब कपड़े ठीक से रख देती हूँ। काशी जाने के नाम से कमला को उदासीन देख वृद्ध के हृदय में गहरी चोट लगी। उन्होंने मन ही मन सोचा, अच्छा ही हुआ जो इस झमेले से मैं अलग हो गया। मेरे जैसे बूढ़े को इस बखेड़े में फंसने की जरूरत क्या है? मैं क्यों इसमें आप ही अब फंसने लगा? इसी समय रमेश काशी जाने की बात कमला से कहने आया और कहा, मैं बड़ी देर से तुम्हें खोज रहा था। कमला चक्रवर्ती के कपड़ों को सजाकर संदूक में रखने लगी। रमेश ने कहा, कमला, हम सब इस बार काजीपुर न जा सकेंगे। मैंने काशी जाकर प्रैक्टिस करने की बात ठीक की है। तुम क्या कहती हो? कमला ने चक्रवर्ती के संदूक की ओर से नजर न उठाकर कहा, नहीं, मैं गाजीपुर को ही जाऊंगी। मैंने अपना सामान सब ठीक कर लिया। कमला के इस निर्विवाद उत्तर से चकित होकर रमेश ने कहा, क्या तुम अकेली ही जाओगी? क्यों, मेरे साथ चक्रवर्ती जी भी तो रहेंगे। कमला की इस बात से चक्रवर्ती पसोपेश में पड़ गए। उन्होंने कहा, अगर तुम मेरा इतना पक्ष लोगी तो रमेश बाबू मुझे देख ना सकेंगे। इसके उत्तर में कमला ने सिर्फ इतना ही कहा, मैं गाजीपुर जाऊंगी। इस संबंध में किसी से कुछ सम्मति लेने की जरूरत भी कमला के कंठ स्वर ने जाहिर न की। रमेश ने कहा, चक्रवर्ती जी, तो गाजीपुर का जाना ही पक्का हुआ? आज आकाश में बादल का नाम नहीं है। शरद ऋतु की रात को चांदनी चारों ओर चित चुरा रही थी। रमेश देख के तख्ते पर बैठकर सोचने लगा, इस तरह कब तक चलेगा? विद्रोही कमला को लेकर दिन दिन भारी उपद्रव मचने की संभावना है, इसलिए अब उसके साथ दूसरे ही तौर से पेश आऊंगा। कमला ही मेरी स्त्री है, मैंने तो उसे स्त्री समझकर ही ग्रहण किया था। उसके साथ वेद विधि से ब्याह न हुआ, इसका संकोच करना उचित नहीं। धर्मराज ने उस दिन कमला को वधु रूप में मेरे पास लाकर उस निर्जन भालुकामय द्वीप में स्वयं ग्रंथि बंधन कर दिया। उनके सदृश धार्मिक पुरोहित संसार में और कहाँ मिलेगा? परमेश्वर की लीला अगम और अपार है। नलिनी और रमेश के बीच एक भारी दंगल का मैदान आ पड़ा। अपमान, अविश्वास, बाधाओं को काटकर यदि रमेश जीत सकेगा तो वह सिर उठाकर नलिनी के पास जाकर खड़ा हो सकेगा। उस दंगल की बात याद आने से उसे डर होता है। जीतने की उसे कोई आशा नहीं। वह अपने को कैसे प्रमाणित कर सकता है? प्रमाण देने से सब बातें जनसाधारण के निकट ऐसी ग्राहित और कमला के अंश में ऐसी भयंकर उठेगी कि संकल्प तक करना कठिन है। इसलिए अब दुर्बल की भांति 3-5 न करके कमला को ही स्त्री बनाकर रखने में सब प्रकार से कुशलता है। नलिनी का जब मुझ पर पहले का स्वभाव नहीं, तब वह प्रसन्नतापूर्वक योग्य वर के हाथ में अपने मन को सौंप सकती है। यह सोचकर रमेश ने दीर्घ निश्वास लेकर उधर की आशा छोड़ दी।